हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3 लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये 4th लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इस लॉ को पढ़ने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल से इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम डेफिनेशन पार्ट पर आएंगे। सो लेट्स कंसीडर दिस एग्जाम्पल। जैसा ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान लो 3 एलिमेंट चूज करते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस एग्जांपल से इसको समझने में बहुत क्लैरिटी आने वाली है। इसको समझते हैं। हम ये जानते हैं कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और किस चीज की फॉर्मेशन करता है, CH4 की फॉर्मेशन करता है। दैट इज कॉल्ड मीथेन। ये क्या है, मीथेन। बाय मास इसका रेशियो निकालते हैं, बाय मास रेशियो निकालते हैं। CH4 का बाय मास रेशियो क्या होगा, इसका है 12 मास है, रेशियो इसका है 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4, तो ये आ जाएगा 3:1, 3 कार्बन का और 1 हाइड्रोजन का। सो 3 कार्बन बाय मास कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, सिंपल है कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन करवा रहे हैं। यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी कंबाइन हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। ये वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। वाटर का भी बाय मास रेशियो निकालते हैं। वाटर H2O, हमें पता है ये 2:8, और ये क्या बनेगा, सॉरी 2:16, ये क्या बनेगा 1:8। 1 किसका, हाइड्रोजन का, अगेन 1, और 8 किसका, ऑक्सीजन का, दिस इज 8। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का दोनों तरफ से मास क्या है, फिक्स आया। सो इट हैज फिक्स मास। दोनों से ये कंबाइन होने पर फिक्स मास के साथ कंबाइन होती है। इधर बोलने में क्या आएगा, 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म मीथेन। यहां पर क्या आएगा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर। वाटर बना रहे हैं। अब अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन को भी कंबाइन करता हूं, कार्बन और हाइड्रोजन को भी कंबाइन करता हूं, तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रेशो निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो जब निकाला तो ये तो आया 12 रेशो, ये क्या आएगा 32, और ये कट जाएगा से इट इज 3:8। क्या ये रेशो वही नहीं है जिस रेशो से ये हाइड्रोजन के साथ दोनों के दोनों कंबाइन कर रहे थे, दैट इज 3 एंड दिस इज 8। सो ये क्या हुआ, 3:8 हुआ। यही रेसिप्रोकल लॉ है। अब रेसिप्रोकल लॉ को समझते हैं कि क्या है। इफ 2 एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट, 2 एलिमेंट जब सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं इन ए फिक्स मास पे, ठीक है, द रेशियो विल बी फिक्स। यहां पर जो मास का रेशियो रहेगा, जैसे हाइड्रोजन का फिक्स रहा है तो एक एलिमेंट का मास फिक्स हो जाएगा। सो जो कंबाइनिंग रेशियो जो ए और बी का होगा, सेपरेटली जो एलिमेंट्स का होगा, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे, ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं तब यहां पर ये फिक्स है, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो जो इसके साथ कंबाइनिंग होने पे इनका मास रहा था, ये या तो सेम रहेगा या उसका सिंपल मल्टीपल नंबर रहेगा। ठीक है, जब दोनों टर्म्स को चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यही ये लॉ है और यही इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। Laws of reciprocal proportion. So first of all, let's look out the its definition. इसके definition को देखते हैं। The ratio of the masses of the 2 element A and B which combine separately with the fixed mass of the third element C, either same or simple multiple of the ratio of masses in which A and B combine directly with each other. This law is given by Richter.
ये लॉ रिचटर द्वारा दिया गया था, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और उन्हीं के द्वारा ये लॉ दिया गया था। और इसी का ही फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी, ए और बी से दिस इज ए और बी which combine separately with fixed mass of the third element। से C एलिमेंट के साथ इसका मास फिक्स है, the mass is fixed, जो separately which combine separately with the fixed mass of the third element C, जो C के साथ फिक्स मास के साथ इसके साथ कंबाइन करते हैं। A भी कंबाइन करता है और B भी कंबाइन करता है with a fixed mass, either same or simple multiple of the ratio। तो जो A और B का जो कंबाइनिंग रेशो होगा वो जो C के साथ कंबाइनिंग होने पर या तो बिल्कुल सेम होगा या उसी का ही होल नंबर मल्टीपल होगा। यही यहां पर वो कह रहा है, इज आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच A एंड B कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। तो अब देखो क्या है कि जैसे मान लो इसका मास फिक्स है, से दिस मास इज Y। अब A और C जिस मास में आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इसका मास मैंने Y ले लिया और यहां से जो इसके साथ ये कंबाइन कर रहा है, से इसका मास है से X ले लो और इसका मास ले लो, क्या ले लो, W ले लो। जो ये B और C कंबाइन कर रहा है और A और C कंबाइन कर रहे हैं, तो A और C X और Y के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं और B और C W और Y के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है कि A और B जब आपस में कंबाइन होंगे उनका रेशियो या तो X रेशियो W ही होगा या इसका सिंपल मल्टीपल होगा। So here is the fifth law, that is called the Gay-Lussac's law of gaseous volume। सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान रहे कि ये जो लॉ था ये केवल और केवल गैसेस पर ही था, सिर्फ गैसेस पर, ठीक है। तो जो गैसेस स्टेट के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, केवल वहाँ पर एप्लीकेबल था और उन्हीं की कंबाइनिंग जो रेशो रहती है उसके ऊपर था। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव राइज टू HCl। ये HCl देता है। हमें पता है कि ये सारी की सारी, यदि मैं इसकी फिजिकल स्टेट लिखूं तो दैट इज गैस एंड दैट इज ऑल्सो गैस। तो यदि हम इसे बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग क्या आएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, सो दैट विल बी बैलेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो गैसेस कंबाइन होती हैं ये हमेशा वॉल्यूम्स में होती हैं, ठीक है। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वी विल राइट वॉल्यूम फॉर द गैस, दैट्स ऑल। सो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, सो दैट इज ऑल्सो द 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। और यहाँ पर भी ये गैस है और इसके आगे स्टोइकियोमेट्री है 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ये बोलने में कैसा जाएगा, बोलने में जाएगा व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। HCl गैस 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगी। तो इनका रेशियो क्या बनेगा, इफ वी राइट द रेशियो, सो इट इज जस्ट लाइक, अगर इसको कुछ एक वॉल्यूम्स में दिखाना है, सो दिस इज द 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है, प्लस ये यहाँ पर हम शो कर देते हैं सेम वे में, दैट इज द 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, और ये Cl2 गैस है। और जब ये कंबाइन होगी तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं बिकॉज इट इज 2 वॉल्यूम। बॉक्सेस छोटे छोटे दिखाएं, ये 1 वॉल्यूम के हैं, सो ये किसका वॉल्यूम हो जाएगा, 2 वॉल्यूम, सो दैट इज द HCl गैस, सो ये HCl गैस हो जाएगी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम्स के अंदर हम इसको शो करेंगे। तो अब इनका रेशियो क्या बनेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंबाइनिंग रेशियो, तो यहाँ रेशियो क्या बनेगा, 1 रेशियो 2, सो दैट इज द कंबाइनिंग रेशियो। ड्यू टू दिस हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो यही ये लॉ है और इसी से ही ये डिनोट किया जाता है।
Here is the definition of this law, that is called when gases react together. मान लीजिए कि दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, से ए गैस रिएक्ट कर रही है बी गैस से, तो इसी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी. व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स. वो हमेशा किस में रिएक्ट करती हैं? वॉल्यूम्स में रिएक्ट करती हैं. ठीक है, सो दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स. वन वॉल्यूम, टू वॉल्यूम, जैसा भी हम इसके यहाँ पर बोलना चाहें. विच बियर ए सिंपल रेशो. ये आपस में सिंपल रेशो बियर करती हैं. दे ऑलवेज डू सो इन सिंपल रेशो. तो यहाँ पर सिंपल रेशो रहता है एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट. अब यहाँ क्या बना? से सी बना. से एग्जाम्पल, ये भी अगर गैस में है, प्रोवाइडेड ये भी अगर गैस में है, तो ये आपस में जो सिंपल रेशो रखती हैं, ये सिंपल रेशो वो प्रोडक्ट के साथ भी रखेंगे. से एक्स है, यहाँ पर वाई है, से यहाँ पर जेड है. सो यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स वॉल्यूम ऑफ ए से वाई वॉल्यूम ऑफ बी के साथ कंबाइन करके जेड वॉल्यूम ऑफ सी बना रहा है. सो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड विल बियर ए सिंपल रेशियो. ये सिंपल रेशियो बनाएंगे प्रोवाइडेड यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस है, सिर्फ दो कंडीशंस है, वो क्या रहनी चाहिए? पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड दी गेलुसेक्स लॉ. इसको हम गेलुसेक्स लॉ बोलते हैं. ठीक है, और ये गेलुसेक्स इसी वजह से बोला जाता है बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऑनर में इनका इस लॉ का नाम रखा गया है. दैट इज गेलुसेक्स लॉ, और we can say the law of combining gases. So students, here we will discuss about the modified Dalton atomic theory. Modified Dalton atomic theory में important aspects ये है कि जैसे जैसे डिस्कवरीज आगे हुई, तो डाल्टन की थ्योरीज के अंदर भी चेंजेस लाए गए और उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन की गई. सो यहाँ पर अगर हम मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी ट्रेडिशनल जो एस्पेक्ट्स थे वो भी डिस्कस होते जाएंगे. जैसे कि इसका पहला पोर्शन क्या था कि एटम्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी एज इंडिविजिबल. अगर इसकी ट्रेडिशनल थ्योरी पर चलें तो इसने बोला था कि जो एटम है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इसके बाद इसको और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, जब स्मॉलेस्ट पोर्शन है, वो क्या है? एटम है. एटम के बाद अब इसको और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. बट जो मॉडिफाइड जैसे जैसे रिसर्च हुई, जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की खोज हुई, तो उसके बाद ये थ्योरी गलत हो गई. एटम्स को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, सो इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. एटम्स के सब पार्टिकल्स बोलते हैं. तो दैट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो फर्दर डिवाइड हो सकता था. एटम्स डिविजिबल है, इनडिविजिबल है मतलब नहीं है, कंसिडर टू बी एज इंडिविजिबल. पहले मतलब ये माना जाता था कि ये इंडिविजिबल है, बट अब ये डिविजिबल है. इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है. जो दूसरा पोर्शन है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस. अगर हम इसकी ट्रेडिशनल थ्योरी को डिस्कस करें, तो ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर बोहर की ये कहा गया था कि एक एटम का एक ही मास होता है, उसके अलावा वो और मास बियर नहीं करता. बट फर्दर डिस्कवरी हुई, और डिस्कवरी के अंदर हमारे पास एक वर्ड आया दैट इज कॉल्ड द आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स के अंदर हमने देखा कि एटम में है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस. जैसे कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन में एटॉमिक नंबर इज 6, तो एक 12 होता है और एक 14 होता है. सो ये भी थ्योरी वहां पर रॉन्ग होगी, तो मॉडिफाइड के अंदर इसको चूज किया गया. थर्ड है, ये आइसोटॉप्स है, तो ये क्या होगा? आइसोबार्स होगा. दैट इज आइसोबार. आइसोबार के अंदर क्या था कि डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक नंबर. जैसे कि आपके बेस्ट एग्जांपल क्या था? आर्गन और कैल्शियम का डिफरेंट एटॉमिक नंबर है. इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, बट बोथ हैव द सेम मास नंबर दैट इज कॉल्ड 40 एंड 40. सो ये थ्योरी यहाँ पर मॉडिफाइड की गई, ये वर्ड्स. तो यहाँ पर फोर्थ है, एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी केमिकल रिएक्शन. जो एटम था वो केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बट अब एटम रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता. इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी
केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एटम इसलिए माना जाता था कि एटम जो था वो स्मॉलेस्ट पार्ट था और यही समझा जाता था कि एटम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, बट नाउ नो लॉन्गर एटम इज कंसिडर्ड टू बी एज एनी केमिकल रिएक्शन। एक फोर्थ है फिफ्थ पार्ट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, उसको क्लियर करते हैं। Here is the fifth one, that is called the atom is no longer indestructible. Indestructible को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन दो प्रकार की होती है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके अंदर रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर आप एक सिमिलरिटीज देख रहे हैं, जो चीज जो एटम्स रिएक्टेंट्स के अंदर प्रेजेंट है वही एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हैं इनके जो एटम्स हैं वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो यही था, इसने डाल्टन ने ये चीज बताया था कि जो प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सेम एटम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, रिएक्टेंट के अंदर। बट ऐसा नहीं है, आज की डेट में न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या है कि जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स को जब बोरोन बेरिलियम के ऊपर जब बम्बार्ड करवाया जाता है, बेरिलियम के ऊपर जब इसको बम्बार्ड करवाया जाता है, तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट के अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, ये हम फर्दर स्टडीज के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस इज द हीलियम, हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव रेज, ये पॉजिटिव रेज होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इसके अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर। ठीक है, जब हीलियम को बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड करवाया जाता है, बेरिलियम का हमें पता है कि इसका जब एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास 9 होता है, और हीलियम का कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और ये 4 होता है। ठीक है, सो ये इन मासेस से रिलेट की जाती है। ठीक है, इसको हम फर्दर स्टडीज करेंगे। सो ये क्या क्या बनाता है, 1 कार्बन देता है और 1 न्यूट्रॉन देता है। ठीक है, फर्दर मासेस से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मासेस से कैसे रिलेट करेंगे, इसका मास कितना है, 4 है और इसका 9, तो 12 मास तो इधर कंसिडर होगा, 1 न्यूट्रॉन से, ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का पार्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो ये चीज यहाँ पर कवर अप होती है। तो अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, हीलियम एंड बेरिलियम, और यहाँ रिएक्टेंट क्या है, दिस इज कार्बन और न्यूट्रॉन है। बट एटम इज चेंज, कि नए एटम्स भी बन सकते हैं बम्बार्ड करवा के। तो एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल, की जरूरी नहीं है कि एटम से कोई नया एटम ना प्रोड्यूस किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सकता है, यही इसका पार्ट है। ये बोहर डाल्टन ने इसके ऊपर पहले बात यही की थी कि जो रिएक्टेंट में एटम्स होंगे वही आपको कहाँ दिखाई देंगे, प्रोडक्ट में, बट ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, ये केमिकल रिएक्शन थी तो ये कौन सी है, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्लियर।